नमस्कार, फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। तो आज फुल एंड फाइनल तैयारी का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्रियों के साथ बस अब से कुछ देर में 4 बजे समय निर्धारित है, बैठक होगी। ये अहम बैठक है, इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। आपको ये भी बताएंगे कि इस बैठक से क्या अहम जानकारियां निकलकर बाहर आ सकती हैं, वो कौन से सवाल हैं जो आप सबके मन में हैं, देश के हर राज्य के लोगों के मन में हैं, जिनका जवाब आज इस बैठक के बाद मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक जो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही है, ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, लेकिन अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि पूरे देश में किस तरह से वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाना है, उसके रास्ते में कौन सी रुकावटें आ सकती हैं, ये सब कुछ इस बैठक में चर्चा होगा। और फुल एंड फाइनल में आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन 4 बजे की पहले 4 बड़ी खबरें देखते हैं। आइए चलते हैं 4 बजे की जो 4 बड़ी खबरें हैं आज की फुल एंड फाइनल की, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। और सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि कैसे सीएम से पूछेंगे पीएम, कैसी है तैयारी। वैक्सीन का पूरा ब्लूप्रिंट सामने रख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्रियों से उनकी तैयारी का जायजा लेंगे। कोरोना वैक्सीन का शरीर पर कितना असर है, नए डिवाइस से मिलेगी हाथों हाथ जानकारी, ये भी बड़ी खबर है इस वक्त की 4 बजे की। मुंबई में 3 लोगों में दक्षिण अफ्रीका जैसा स्ट्रेन पाया गया है। अब तक बनी एंटीबॉडी इस स्ट्रेन पर बेअसर हैं, ये जानकारी मिल रही है। और एक और बड़ी खबर यह कि डिमांड में मेक इन इंडिया वैक्सीन है। अब तक 9 देशों से फिक्स होने को है करार, यानी 9 देश मांग रहे हैं उस वैक्सीन को जो भारत में विकसित की गई है, मेड इन इंडिया है। सबसे पहले लेकिन बड़ी खबर भी आई, आपको बता देते हैं और उसके बाद आगे शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि कोरोना वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा मीटिंग है। वैक्सीनेशन की तैयारियों पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना की स्थिति पर भी बैठक में चर्चा होगी, यानी कोरोना की जो अभी स्थिति है उस पर भी बात होगी, लेकिन देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, उसको लेकर अहम बातचीत होगी। वैक्सीनेशन में 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले कोरोना वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मेगा मीटिंग देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ है, ताकि पूरे देश में किस तरह से इस वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चा की जा सके। लेकिन जो मीटिंग है, इस मीटिंग में क्या क्या बड़ी बातें होंगी, सीएम से क्या पूछेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है इस बैठक से, आइए वो आपको बताते हैं, क्योंकि ये बैठक बहुत अहमियत रखती है। सीएम से पूछेंगे पीएम, कैसी है तैयारी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम के बीच ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी बातचीत इन सभी से होगी। सभी राज्य पीएम को टीकाकरण पर अपनी तैयारियों की जानकारी देंगे, यानी सभी राज्य बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की है 16 जनवरी से टीकाकरण कोरोना का सही रूप से हो पाए। आज वैक्सीन का पूरा ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने रख सकते हैं, क्योंकि आज सभी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्हें बताएंगे क्या है पूरा ब्लूप्रिंट, कैसे वैक्सीनेशन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों वैक्सीन की सप्लाई और राज्यों को उसकी डिलीवरी पर बात कर सकते हैं, यानी दोनों जो वैक्सीन है जो भारत में बनी गई है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों को लेकर तैयारियां कैसे जाएंगी, किस किस राज्य तक कैसे पहुंचेंगी, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता सकते हैं। वैक्सीन के दामों पर फंस रहे पेच पर भी स्थिति आज साफ हो सकती है, यानी कितनी कीमत में आपको मिलेगी, उसकी कोई कीमत होगी भी या नहीं, या कितनी होगी अगर होगी, तो इस सब पर जो पेच फंस रहा है उस पर स्थिति साफ हो सकती है। राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ मुफ्त में वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, यानी अलग अलग प्रदेश अलग अलग तरह से इस वैक्सीनेशन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा ने खुद मुफ्त वैक्सीन का वादा किया है, यानी ये वो राज्य हैं जो खुद कह रहे हैं कि हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे, और कुछ राज्य केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो मुफ्त में वैक्सीन दे। असम, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक भी खुद मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर चुके हैं। तो ये वो राज्य हैं जो पहले ही अपने राज्यों में अपने राज्य की जनता को ये वादा कर चुके हैं कि उनको फ्री में वैक्सीन देगी राज्य सरकार। लेकिन हमारे साथ इस वक्त अमोद राय जुड़ गए, टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता, पॉलिटिकल एडिटर, उनसे आइए सीधे बात करते हैं इस अहम बैठक के बारे में। अमोद, ये बैठक बहुत अहमियत रखती है क्योंकि बहुत से सवाल हैं, जो राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके मन में भी बहुत से सवाल हैं, तो उन सब के जवाब आज क्या इस बैठक से मिलने वाले हैं। तो पूरी रूपरेखा वैक्सीनेशन कैसे होगा कोरोना का, वो सामने आएगी। निश्चित तौर पे सुमेरा, देखिए आज की जो बैठक है इसमें मुख्य तौर पे डिलीवरी मैकेनिज्म पे बात होगी। प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये बात जानना चाहेंगे कि जो डिलीवरी मैकेनिज्म केंद्र सरकार ने सोचा है, क्या वो सही दिशा में सोच है, या उनसे आपने देखा था कि पिछली बैठक में मशवरा भी उन्होंने मांगा था, राय मांगा था, लिखित उनसे मांगा था ये कि किस तरह से डिलीवरी होनी चाहिए। सबके एक तरह से रूपरेखा तय हो चुकी है। अब 16 तारीख से जबकि वैक्सीनेशन लगना शुरू होना है, तो एक
एक बार प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्रियों से जो केंद्र सरकार उठाने जा रही है कदम और जिस मैकेनिज्म के तहत ये काम करने जा रही है, इन सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, खुलकर उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही मुख्यमंत्रियों को जो जैसा कि अभी आपने बताया कि कई राज्यों ने कोरोना के वैक्सीनेशन को कैसे डिलीवर किया जाए, अपने तरफ से ही घोषणा कर दिया है मुफ्त देने का, तो उसको कैसे आगे पूर्ति की जा सकती है। 3 करोड़ जो वैक्सीन अभी लगना है उसमें पहले तौर पे किस तरह से उसको लगाया जाएगा, कहाँ किसको प्राथमिकता दिया जा रहा है, तो ये खास करके ये तमाम सवाल हैं जो मन में हैं। वापस आएंगे अमोद, आपसे और जानकारी लेंगे इस बैठक के बारे में। लेकिन भारत में जो बनी वैक्सीन है वो कैसे अहमियत रखती है दुनिया में इस वक्त, वायरस का यमराज कैसे वो बनी हुई है, मेक इन इंडिया वैक्सीन, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, देखिए ये 2 वैक्सीन हैं। एक वैक्सीन है जिसे ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, लेकिन दूसरी जो वैक्सीन है उसे भारत में बनाया गया है। तो कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है, और जबकि SII पुणे में कोविशील्ड का प्रोडक्शन हुआ है। तो देखिए ये दोनों वैक्सीन जो है उनको हम आपके बता रहे हैं। कोविशील्ड में SII पुणे में कोविशील्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर तैयार किया है। ये दोनों जो वैक्सीन है ये भारत में बन तो रही हैं, लेकिन कोवैक्सीन को की वजह से शरीर में बनी एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक कायम रहती हैं, ऐसी उनकी रिसर्च है। और कोविशील्ड में हाफ डोज की एफिकेसी 90% है, फुल डोज में एफिकेसी 62% है, यानी 62% है फुल डोज, यानी दोनों डोज लेने के बाद। तो ये दोनों जो वैक्सीन है उनकी हम तुलना आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों ही वैक्सीन भारत में अप्रूव्ड हैं। इनमें से एक वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है, भारत में ही बनी है। दूसरी वैक्सीन का प्रोडक्शन पूरी तरह से भारत में हुआ है, सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है, लेकिन वो ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, लेकिन भारत में बन रही है। तो देखिए कोविशील्ड के 5 करोड़ डोज तैयार हो चुके हैं और कोवैक्सीन के 2 करोड़ डोज तैयार हो चुके हैं। यही दोनों वैक्सीन हैं जिनको अप्रूव किया है भारत ने। हमारे साथ लेकिन मेहमान मौजूद हैं, उनसे आइए बात करते हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इन वैक्सीन को लेकर अभी भी क्या क्या सवाल लोगों के मन में हैं और उनके क्या जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक से निकलकर भी सामने आ जाएंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर SP बायोत्रा मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका, बहुत चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन गंगाराम हॉस्पिटल। हमारे साथ इसके अलावा डॉक्टर सुरेश कुमार मौजूद हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं LNJP हॉस्पिटल से। मेरे सहयोगी अमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं और कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सर बायोत्रा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये दोनों वैक्सीन भारत में अप्रूव की गई हैं, आज ये अहम बैठक हो रही है, आपके मुताबिक वो कौन से अभी सवाल होंगे मुख्यमंत्रियों के मन में, या वो कौन से सवाल बाकी आम लोगों के मन में हैं जिनके जवाब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आज की बैठक से निकलकर सामने आएंगे? मैं सबसे पहले तो लोगों के मन में क्या सवाल हो सकते हैं वो बता दूंगा कि लोगों को मन में अभी भी कुछ ना कुछ धारणाएं, ऐसे मिथ्स हैं कि क्या ये वैक्सीन लगाना सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। नंबर 2 ये होगा लोगों के मन में ये है कि ऑफकोर्स ये फाइनेंसिंग के पैसा कौन देगा, कितना होना चाहिए। आई थिंक ये लोगों के मन में ये दोनों की ये धारणाएं हैं। मैं इन दोनों का जवाब देना चाहूँगा कि लोगों के पहले ये लोगों के मन में ख्याल है कि यह वैक्सीन सेफ़ है कि नहीं है। मैं इसका पक्की तरह कह सकता हूँ कि अभी सारे जो ट्रायल्स हुए हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 ट्रायल जो होता है, ये बिल्कुल इसमें ये ऑलमोस्ट साफ ही निकला है, तभी तो इनको मान्यता दी गई है लगाने के लिए कि ये सेफ्टी का जहाँ तक सवाल है, एफिकेसी और सेफ्टी दोनों एक डॉक्टर बायोत्रा, आप ये दोनों वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, भारत में अप्रूव्ड दोनों वैक्सीन के बारे में आप इस वक्त बात कर रहे हैं, कोवैक्सीन भी और कोविशील्ड भी। दोनों वैक्सीन ये बहुत अच्छी हैं और अभी सबसे पहले जो है ये कोविशील्ड को इसको सबसे पहले जो अभी लगाने जा रहे हैं अभी हेल्थ वर्कर्स के लिए जो अप्रूव हुई है, ये कोविशील्ड होगी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, जिसके 2 डोजेज लगाए जाएंगे। और ये पहले डोज में तो अभी शायद 16 तारीख से ही शुरू हो जाएगा सारा। इसके लिए काफ़ी ज़ोरदार तैयारियाँ, इवन हमारे हॉस्पिटल में भी इसका एक सेंटर है, तो इसमें काफ़ी अच्छी तरह लोगों के बैठने का वेटिंग रूम होगा, इंजेक्शन रूम होगा, उसका लोगों को रेस्ट रूम, आधा घंटे के लोग रेस्ट करेंगे। तो ये सेफ्टी मैं लोगों से पूरी तरह कह सकता हूँ कि बिल्कुल बेफिक्र होकर उनका लगवाना चाहिए। दूसरी है कि कितनी प्राइस होनी चाहिए, कितना है, ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसका लोगों के मन में है। बहुत सारे जैसे अभी आप मिस खान ने बता दिया है
कि बहुत सारे लोगों का जो कोई गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया कि हम फ्री लगाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट लोगों की ओर से मतलब जो लोगों के मन में, डॉक्टर बयोत्रा बहुत शुक्रिया, आपने बहुत संक्षेप में बहुत अच्छे से बताया कि लोगों के मन में क्या सवाल हैं इस समय, एक प्राइस को लेकर और एक सुरक्षित है या नहीं है उसको लेकर कुछ शंकाएं उनके मन में। लेकिन कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार कुंदन, बड़ा सवाल अभी फिलहाल एक कीमत को लेकर भी है, क्योंकि बहुत से राज्य कह रहे हैं कि वो खुद मुफ्त में लगाएंगे। दरअसल क्या होगा, क्या हो सकता है इसका मैकेनिज्म लोगों को देने के लिए, या ये जो शुरुआत में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको मुफ्त में लगाई जाएगी, बाकी लोगों को क्या कीमत देनी पड़ेगी और क्या कीमत होगी? देखिए सुमैरा, 2-3 बातें समझना ज़रूरी है। जहां तक राज्यों ने मुफ्त में लगाने की बात की है तो ये एक पॉपुलर स्टेप है। हर राज्य के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि अपने यहाँ के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक अभी मुफ्त वाली बात है तो सरकार ने 3 करोड़ लोगों को मुफ्त में लगाने की बात की है। 27 करोड़ पे बाद में फैसला होगा। इन सब के बीच एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा। जो हमारी बात हो रही है जो हेल्थ मिनिस्ट्री के सूत्रों से, उनका ये कहना है कि अभी जो वैक्सीन को अप्रूवल मिला है वो इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। जैसे फेज़ 3 का ट्रायल खत्म होगा, इस वैक्सीन को हम बाजार में भी उतार सकते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो आप मान के चलिए कि मार्च के बाद या अप्रैल के बाद ये वैक्सीन बाजार में भी उपलब्ध हो जाएगी। आम लोग चाहें तो खुद भी बाजार से खरीद सकते हैं। ये एक ऑप्शन लोगों के पास होगा। अब उस समय सरकार क्या निर्णय करती है कि किन किन लोगों को फ्री में दिया जाएगा, किन लोगों को वो मार्केट से जाके ले सकते हैं, ये लोगों के पास ऑप्शन होगा, जैसा कि ऑप्शन अभी आम वैक्सीन के तौर पे होता है। मसलन मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों को फ्री में वैक्सीन दी जाती है सरकारी अस्पतालों में, लेकिन हम आप जैसे लोग जो है निजी प्राइवेटली भी लगाते हैं, अस्पतालों में भी जाकर वैक्सीनेशन कराते हैं। निजी अस्पताल में हमारे ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, पीडियाट्रिशियन के पास जाके आप वैक्सीन लगवाते हैं। लेकिन कीमत के बारे में पहले भी सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से बताया जा चुका है कि लगभग कितनी कीमत होगी, जिसका अंदाजा है। लेकिन एक बड़ी खबर ले लेते हैं और कुमार कुंदन वापस मैं आपके पास फिर उस खबर से भी जुड़ी हुई जानकारी लेने के लिए आऊंगी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से डिलीवरी के लिए वैक्सीन तैयार है। सीरम इंस्टीट्यूट से पूरे देश में पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन ले जाने के लिए कोल्ड चेन वाले ट्रक तैयार हैं। सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन लेकर निकलने के लिए तैयार हैं वो तमाम ट्रक जो कोल्ड चेन के ट्रक हैं, यानी उनमें सुनिश्चित किया जा सकता है तापमान जिस पर वैक्सीन को रखा जाएगा। और ये देखिए, ये तैयारी देखिए, ये वो ट्रक तमाम जो तैयार हैं सीरम इंस्टीट्यूट में, कोल्ड चेन के ट्रक जो लेकर चलेंगे जो वैक्सीन है उसको सीरम इंस्टीट्यूट से और जगह जगह पहुंचाएंगे। बहुत अहमियत रखता है, ये वो चेन है जिसके ज़रिए पहुंचाया जाना है वैक्सीन को अलग अलग जगहों तक, क्योंकि एक निर्धारित तापमान को मेंटेन करना है पूरे वक्त, जहां बनी है वहां से लेकर डिलीवरी होने तक, यानी डोज दिए जाने तक, और उसको सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है। कुमार कुंदन हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार कुंदन ही इस पूरी खबर को लगातार कवर भी कर रहे हैं। कुमार, ये बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इसे सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट से जब ये निकलेंगी दवाएं या बाकी जगहों से जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां से, तो उनका तापमान को मेंटेन करना और डोज देने तक मेंटेन कर पाना, ये बड़ी चुनौती है, वो बड़ा चैलेंज है। निश्चित रूप से सुमेरा, टाइमिंग और टेम्परेचर 2 ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो कोरोना के वैक्सीन के लिए बेहद ही ज़रूरी है। यही वजह है कि देश में 4 बड़े स्टोरेज सेंटर भी बनाए गए हैं, जिसमें करनाल, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई शामिल हैं। इसके अलावा सब सेंटर्स भी हैं और साथ में प्रोग्राम मैनेजर जो दिल्ली में बैठा होगा वो देख रहा होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट या फिर हैदराबाद जहाँ से भी वैक्सीन निकलेगी वो चाहे तो कहीं भी वैक्सीन का तापमान चेक कर सकता है। कुछ इस तरह के डिजिटल सिस्टम विकसित किया गया है। मतलब सपोज कीजिए कि सीरम से वो वैक्सीन निकला और अगर एयरपोर्ट पे पहुंचा है तो एयरपोर्ट पे वैक्सीनेटर जिस बॉक्स में है उसका क्या टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर भी दिल्ली में बैठा हुआ प्रोग्राम मैनेजर माप सकता है, जिससे कि वैक्सीन किसी भी तरीके से खराब ना हो, उसका कूल चेन मेंटेन रहे और पूरी तरीके से तापमान नियतांक रहे। इसकी बहुत बड़े स्तर पर सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। दूसरी बात, जो मैंने 4 बड़े सेंटर्स की बात बताया, इन सेंटर्स में भी बड़ी तादाद में वैक्सीन को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाए इसका इंतजाम कर लिया गया है। तो सरकार अपनी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि अगर एक बार टाइमिंग या टेम्परेचर दोनों में से कुछ भी मतलब गड़बड़ाया तो जो संजीवनी है वो संजीवनी हमारी खराब हो जाएगी, इसके लिए सरकार जो है किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। एक बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है ये, दुनिया में कहीं इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं हुआ है जिस तरह का वैक्सीनेशन ड्राइव होगा कोरोना के लिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों से बातचीत शुरू हो गई है। वो अहम बैठक जिसकी
जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं वो शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी की ये बैठक है जो देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ होगी। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं इस बैठक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं। अमोद हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं। अमोद, बैठक की शुरुआत हो गई है, हम देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्रियों को। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले बैठक की शुरुआत में ही जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने मुख्यमंत्रियों की इस बैठक को शुरू किया और उनका भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मसला है कि इसमें सबको मिलजुल कर काम करना है। ये कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, इसको हम सब मिलकर एक साथ अगर लड़े हैं, अब तक यहाँ तक आए हैं और आगे भी इस पे हम विजय प्राप्त करेंगे। तो एक तरह से सारे मुख्यमंत्रियों को एक प्लैंक पे काम करने की उन्होंने आज उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। उसके बाद से अमित शाह अभी भी बोल रहे हैं, अभी तक उन्हीं का टर्न है। इसके बाद मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं। इस बीच में ये बताया जा रहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्रियों को दिया जा सकता है कि इसका जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, किस तरह से नीचे तक ये वैक्सीन जाएगा और कैसे आम आदमी को ये प्राप्त होगा। तो इसके बारे में जो केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं और जो तैयारियां की हैं, उसके बारे में मुख्यमंत्रियों को बताया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्रियों को भी कुछ अगर बोलना है तो इसमें 2 वे कम्युनिकेशन हो सकता है। जी हाँ, और एक और बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर भी बता देते हैं। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना संक्रमण हो सकता है, ये कहा है। वैक्सीन लेने को गंभीर संक्रमण का खतरा, संक्रमण हो सकता है लेकिन गंभीर संक्रमण का खतरा कम है। ऐसे लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत शायद ना हो, ये कहना है गुलेरिया जी का। एम्स के निदेशक हैं गुलेरिया जी और उनका ये कहना है कि कोरोना वैक्सीन पर ये जानना बहुत जरूरी है कि संक्रमण हो सकता है आपको वैक्सीन लेने के बाद भी, लेकिन गंभीर संक्रमण नहीं होगा और अस्पताल जाने की तब शायद जरूरत ना पड़े। ये बड़ी बात है और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मैं बात करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार मौजूद हैं। डॉक्टर सुरेश, इसको लेकर भी लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं। जो गुलेरिया जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ले लिए तो संक्रमण नहीं होगा, हो सकता है लेकिन गंभीर नहीं होगा या ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। तो इसको लेकर भी अगर हमारे दर्शक हैं उनके मन में कुछ शंकाएं हैं तो अगर आप दूर कर सकें और इसके क्या मायने हैं। जी हाँ, ऐसा देखा गया है कि जब वायरस इवोल्व होता है, नेचुरल जब कोर्स होता है, तो वायरल डायनेमिक्स में ऐसे चेंजेज आते हैं वायरस की जो बनावट है उसमें। और जैसा कि देखा है कि अभी जो यूके स्ट्रेन है वो एक नई स्ट्रेन है जो पहले वाली स्ट्रेन से भिन्न है। तो जैसे जैसे टाइम एडवांस होता है वैसे वैसे वायरस अपने आप में चेंजेस करता है सर्वाइवल के लिए और वो मॉडिफाई करता है। तो जैसे कि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ये संभव है कि आगे जाके कुछ लोगों को इवन आफ्टर वैक्सीनेशन माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है, पर वो बहुत कम चांसेस हैं। 1000 में 1 को ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि सबको वैक्सीन लगाया और सबको इन्फेक्शन के चांस, ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ वेरी रेयर इंस्टांसेस वेयर वन कैन हैव द डिफरेंट म्यूटेंट वायरस गिविंग द इन्फेक्शन एंड इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत ही माइल्ड होते हैं और उससे कोई चिंता की बात नहीं होती या उनको कोई हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो इससे डरने के लिए जरूरत नहीं है कि यदि डॉक्टर सुरेश, फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि देश में तो वो बहुत हल्का होता है? क्या ये कहा जा सकता है कि देश में जब बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लग जाएगी कोरोना की, तो क्या हम ये वो दिन भी उम्मीद कर सकते हैं आएगा कि जब कोरोना भी एक आम फ्लू की तरह हो जाएगा या एक वायरल इन्फेक्शन की तरह हो जाएगा? निश्चित तौर पर, डेफिनेटली, निश्चित तौर पर। अभी आपने देखा होगा कि जो संक्रमण की दर है वो भी काफ़ी कम हो गई है दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और काम किया है और आपने देखा होगा कि 500 से कम लोग आ रहे हैं। वैसे भी नेचुरल कोर्स में जो नई इन्फेक्शन है उसकी दर कम हो जाती है और एक इम्यूनिटी कम्युनिटी में बन जाती है। और वैक्सीन देने के बाद और ज़्यादा, यदि हमारे 60 से 70% आबादी वैक्सीनेट हो जाती है या उसको नेचुरल, इससे ज्यादा खुश करने वाली या एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, तसल्ली देने वाली खबर नहीं हो सकती है कि एक दिन वो भी आएगा। उस दिन की उम्मीद शायद पूरा देश इस वक्त कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया ये कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश कपूर भी जुड़ गए हैं, वाइस चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता। डॉक्टर रजनीश कपूर, हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर जो 16 जनवरी से शुरू होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक कर रहे हैं देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ। और अभी जो लोगों के मन में सवाल हैं, क्योंकि अलग अलग
अलग जो प्रदेश हैं वो अपनी समस्याओं के बारे में भी बात करेंगे और कुछ समाधान अगर वो चाहते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाली है 16 जनवरी से, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको सबसे प्राथमिकता पर रखना चाहिए प्रदेशों को भी और राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी? बिल्कुल, देखिए अभी जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं उससे निकलने का एक रास्ता दिखना शुरू हुआ है। तो सबसे अच्छा तो अभी यही होगा, भी हमारे पास डेटा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि फ्रंट लाइन वर्कर्स का एक लिस्ट तैयार है। सो उस रोल आउट के लिए कुछ टाइम लाइन्स होना चाहिए, जैसे 10 दिन या 15 दिन में सारा फ्रंट लाइन वर्कर्स को अगर हम वैक्सीनेट कर दें तो उसके आगे आता है पीपल हु आर मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, उनका भी डेटा रेडी हो। तो ये सारा काम साइमल्टेनियसली होगा जिससे इसमें देरी ना आए, और जल्द से जल्द जितना जल्द हम 50% लोगों को या 20-30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी उतना जल्दी आएगा और उतना जल्दी ही इस पेंडेमिक का रोकथाम मिलेगा हम सब लोगों को। सो नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी दैट वी गो एज पर प्लान and as per plan according to timelines also. This is very important. जैसे का पालन करना, it should be city by city rather than total national plan. So अगर किसी दिल्ली का मान लें हम, तो दिल्ली में कितनी दिन में फर्स्ट जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसको हम डॉक्टर्स माने या पुलिस कर्मचारी माने या MCT स्टाफ माने, उनको हम कितने दिन में वैक्सीनेट करने का प्लान सोच रहे हैं। दिस इज नंबर 1. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज that whether supply of vaccines coming from Pune is happening at the same pace, ऐसा ना हो इसमें कहीं डिस्क्रिपेंसी हो जाए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिससे ये चीज हमें ख्याल में रखना है। बिल्कुल, तो प्रोडक्शन को भी ध्यान में रखना है कि उसी तेज गति से हो, और टाइमलाइन का ध्यान रखना है कि लोगों को हम तय करें, निर्धारित करें और उस पर खरे उतरें कि इस टाइमलाइन में हमें इस कैटेगरी को वैक्सीनेट कर देना है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर ले लेते हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन पर परेशान करने वाली खबर सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका के नए स्ट्रेन पर एंटीबॉडी बेअसर है, ऐसी जानकारी मिल रही है। मुंबई में मिले दक्षिण अफ्रीका जैसे कोरोना के नए स्ट्रेन के 3 मरीज और वायरस के म्यूटेशन से एंटीबॉडी पर बेअसर होने का पता चला है। तो ये जानकारियां भी निकल कर सामने आती हैं जो परेशान करने वाली हैं। आइए आपको बताते हैं कि दरअसल क्या है ये नया स्ट्रेन और इससे जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो क्यों परेशान करने वाली है। क्योंकि अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे, हालांकि यूके का एक स्ट्रेन सामने आया, अब दक्षिण अफ्रीका का एक स्ट्रेन है जिसके 3 मरीज मुंबई में पाए गए हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इन पर एंटीबॉडी बेअसर है। दक्षिण अफ्रीका के नए स्ट्रेन को लेकर जो जानकारी हमारे सामने आई है वो बता देते हैं। मुंबई के 3 कोरोना मरीजों में मिला है दक्षिण अफ्रीका जैसा स्ट्रेन कोरोना का, और इसको लेकर चिंता क्यों जाहिर की जा रही है? इस वजह से क्योंकि कोरोना मरीजों के शरीर में बनी एंटीबॉडी नए स्ट्रेन पर बेअसर रही, यानी उनके शरीर में जो एंटीबॉडी बनी हुई थी मौजूदा कोरोना के स्ट्रेन को लेकर वो बेअसर थी। नए स्ट्रेन को साउथ अफ्रीका के कोरोना स्ट्रेन से जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये दक्षिण अफ्रीका में जो स्ट्रेन था वो वाला स्ट्रेन है। मुंबई के टाटा मेमोरियल में 700 कोरोना नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी और उसके दौरान ये जानकारी निकलकर सामने आई कि यहाँ पर 3 मरीज ऐसे थे जिनमें ये अलग तरह का स्ट्रेन था। 3 के नमूनों में कोरोना का E484K म्यूटेंट मिला, यानी 3 मरीजों में 700 मरीजों की जीनोम मैपिंग की गई, उसमें से 3 में ये नया स्ट्रेन मिला है। वायरस अपना रूप बदल सकता है, तब पुरानी एंटीबॉडी बेअसर हो जाती है अगर म्यूटेट करता है, और ऐसा होता है आमतौर पर, और यही कोरोना का वायरस भी कर रहा है। तो वो उस पर जो पुरानी एंटीबॉडी है वो अक्सर बेअसर होती है। वायरस के अनुवांशिक पदार्थों में होने वाले बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं, और ये म्यूटेशन हो रहा है लगातार, जिसकी वजह से हम अलग अलग स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, चाहे वो यूके स्ट्रेन की हम बात करें या दक्षिण अफ्रीका के स्ट्रेन की बात करें, इस पर भी बात करते हैं क्योंकि ये एक बड़ी चिंता की वजह है। हमारे साथ डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी मौजूद हैं। डॉक्टर बयोत्रा, ये कितना चिंताजनक है क्योंकि अलग अलग स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, एंटीबॉडी बेअसर है उन पर, कितनी चिंता की बात है ये सबके लिए? चिंताजनक तो बिल्कुल है, क्योंकि एक नया स्ट्रेन फिर एक नए सिरे से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। जे ऐसा ही नहीं, जे तो बिल्कुल जैसे इन्फ्लुएंजा हमने देखा है कि हर साल नया इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन बन के आती है, क्योंकि एवरी ईयर इन्फ्लुएंजा का ऐसा देखा गया है कि अपनी म्यूटेशन चेंज हो जाती है। इसलिए यही कारण है कि हर साल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अलग से बन जाती है। यही कारण HIV के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। दैट्स वाई उसकी वैक्सीन बनते बनते कितना टाइम लगा, क्योंकि अब स्ट्रेन चेंज होती रहती हैं
तो ये वायरसेस, बैक्टीरिया बहुत सारे हैं जो अपनी म्यूटेशन चेंज करते हैं। पर यही कारण है कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर वैक्सीन लग गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चुपचाप के हाथ धो लिए बस सब हो गया, ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। हमें अभी भी वायरस एक हेलमेट की तरह काम करेगी। हेलमेट लगाने से एक्सीडेंट रुक जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट होने से हेलमेट पहनी हुई हो तो हमें हेड इंजरी कम होगी, सेफ्टी बनी रही। तो ये हमारी वैक्सीन एक सेफ्टी का काम कर रही हैं, और ये वैक्सीन अभी तो एमरजेंसी के लिए यूज हुई है, सेफ्टी के लिए। हमें इसके बावजूद भी अपने जो बेसिक इम्पॉर्टेंट जो आज भी जो हम कहते हैं कि मास्क लगाना है, 2 गज दूरी रखनी है, हाथ को मुंह को साफ रखना है, इसको हमें नहीं छोड़ना है। पर ये हम कब तक करते रहेंगे? ये कब तक करते रहेंगे? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लोगों को ये करवाने में बड़ी समस्या आ रही है। मतलब अभी सरकारें बहुत सख्त हैं, अभी बहुत सख्ती से पालन कराया जा रहा है, चालान काटने की बात हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि लोग डर के वजह से पहन रहे हैं। लेकिन कितने समय तक? क्या लोग फिर कुछ समय के बाद इसको आम हो जाएगा, नहीं पहनेंगे, या कब तक हमें ये तो म्यूटेट करता रहेगा वायरस, तो कब तक करना पड़ेगा ये सब? मैंने जैसे बोला है कि वायरस के भी जैसे वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन डिफरेंट तरह के होते हैं। अब ये म्यूटेट अब साल हो गया, तकरीबन 1 साल में जैसे म्यूटेट करते जा रहे हैं। जिस प्रकार इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन अलग अलग हुआ करेगा हर साल, इसका भी देखना पड़ेगा कि इस बार कौन सी म्यूटेशन है, उसी का वैक्सीन लग जाएगा। टिल सच टाइम हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, विच आई एम श्योर 1 साल कम से कम लग जाएगा, साल 1.5 साल। क्योंकि हम ये सोचें कि वैक्सीन लगी तो हमारी मास्क चली गई है, ये बेसिक चीज़ें हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग इमीडिएटली अभी इसको बिल्कुल हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें वी हैव टू कीप वेटिंग। इस वायरस की उम्र ही 1 साल हुई है, वी विल नॉट नो एग्जैक्टली क्या रुख अख्तियार कर लेगी, कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन अभी एहतियात बरतने की जरूरत है, और वैक्सीनेशन ड्राइव जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और नई जानकारियां भी निकलकर सामने आएंगी, रिसर्च भी आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर बता देते हैं। 16 जनवरी से भारत में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होगा। सभी राज्यों में जोरों पर चल रही है वैक्सीनेशन की तैयारियां। 615 जिलों में 4895 सेंटर पर वैक्सीनेशन की तैयारी है, तो एक बृहद तैयारी है। कोल्ड चेन मेंटेन करना और सुरक्षा वैक्सीनेशन में सबसे बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती का सामना करने के लिए ड्राई रन किए गए हैं। सरकारें अपने तौर पर पूरी तरह से तैयार हैं, केंद्र सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है सभी की, ताकि इसे सही रूप से आगे बढ़ाया जा सके। 615 जिले और 4895 सेंटर हैं जहां पर यह वैक्सीनेशन होगा। हमारे साथ बने हुए कुमार आपसे जानकारी लेंगे। ये जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, इन सब वैक्सीनेशन सेंटर्स पे किन किन स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि हर वैक्सीनेशन स्टैंडर्ड पर खरा उतरना चाहिए सेंटर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है सुमेरा कि अभी भी ये वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में ही एक तरीके से है, चूंकि फेज 3 का ट्रायल चल रहा है, इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर के साथ साथ एम्बुलेंस वगैरह की भी सुविधा मुहैया कराई गई है। खुदा न खास्ता किसी को कोई बड़ा साइड इफेक्ट हो जाए तो उस वैक्सीनेशन सेंटर से उस व्यक्ति को वहाँ से किसी बड़े अस्पताल शिफ्ट किया जाए, एक पहली बात। दूसरी बात कि वैक्सीनेशन सेंटर में प्रॉपर हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा अलग अलग कमरों का इंतजाम किया गया है। मसलन रजिस्ट्रेशन के लिए अलग कमरा, वेटिंग रूम अलग कमरा, जहां वैक्सीनेशन होगा वहां अलग कमरा। इसके अलावा एक कमरा और बनाया गया है जिसमें पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद भी आपको आधे घंटे तक वहां रुकना है कि आपके शरीर पे कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही है। कई सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखकर एहतियातन कदम उठाए गए हैं। इसके साथ साथ दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार एमसीडी को ये बोला गया है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर होगा उसके आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को लगाया गया है कि जहां भी वैक्सीनेशन होगा वहां ट्रैफिक जाम की समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ताकि गाड़ियों का स्मूथ आवागमन हो सके। लगभग 23 से 25 एजेंसियां केंद्र सरकार की जो है वो इसमें लगी हुई है। हर एजेंसी की बात करूं, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हो, चाहे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की बात करें, मतलब आप जिसके बारे में सोच सकते हैं वो सारा का सारा अमला इसमें लगा हुआ है। देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है। शायद यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्रियों से इस पूरे ड्राइव के बारे में बता रहे हैं। और सुमेरा, आपने देखा होगा कि जो भी कोई बड़ा निर्णय कोरोना से संबंधित प्रधानमंत्री ने लिया है, खुद स्वयं चलकर मुख्यमंत्रियों को इस बाबत जानकारी दी है। और चूंकि
वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत अहम है, इसलिए भी मुख्यमंत्रियों को खुद प्रधानमंत्री बता रहे हैं। पूरी ताकत लगा दी गई है। वापस आऊंगे आपके पास, लेकिन एक और जानकारी मिल रही है, वो ये कि वैक्सीनेशन के लिए सभी प्रदेश तैयार हैं। आइए कैसे कैसे तैयारियां की गई हैं वो भी बताते हैं, और उसके बाद हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं उनके पास जाएंगे, डॉक्टर सुरेश कुमार और रजनीश कपूर के पास। लेकिन क्या तैयारियां की गई बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 16 जनवरी से 852 सेंटर्स पर टीकाकरण होगा। टीकाकरण की तैयारी है। टीकाकरण की शुरुआत 3000 बूथ से होना है। 1500 की पहचान हो चुकी है। सभी वैक्सीन सेंटर पर 25 कर्मचारी तैनात रहेंगे, यानी हर वैक्सीन सेंटर पर 25 कर्मचारी होंगे। पहले 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये उत्तर प्रदेश की जानकारी है। उत्तर प्रदेश में पहले 9 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्हें वैक्सीन लगेगी, और उनकी सूची लिस्ट तैयार हो चुकी है, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचाई जा चुकी है। अमोद हमारे साथ मौजूद हैं, और ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। अमोद, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर क्या ये जो 9 लाख कर्मचारी हैं, क्योंकि इसकी हम बात कर रहे थे अभी, डॉक्टर रजनीश भी ये कह रहे थे कि टाइमलाइन का पालन करना जरूरी है। बेहतर है कि ये निर्धारित किया जाए कि इतने समय में हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट कर लेंगे। तो सभी प्रदेश तैयारियां करें। उत्तर प्रदेश की तैयारियां भी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सारे प्रदेशों को पहले ही एहतियातन ये इतला कर दिया गया था कि आप अपने तरफ से तैयारी रखें, और सारे प्रदेश भी इसमें आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और केंद्र सरकार इसमें एक तरह से ड्राइवर की भूमिका निभा रही है, फ्रंट सीट पर बैठी हुई है। और जिस तरह से इंस्ट्रक्शन यहाँ से पास किया जा रहा है, खास करके स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री ऑफिस से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उसका पूरा पालन हो रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है अब तक। और यही वजह है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स, खास करके डॉक्टर, नर्स और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको सबसे पहले जो दिया जा रहा है, 16 तारीख से ड्राइव शुरू हो रहा है, ये 3 करोड़ लोगों को जिनको वैक्सीन दिया जाना है, तो उसमें ये खबर सरकार की तरफ से छन कर आ रही है कि उनको मुफ्त वैक्सीनेशन मिलेगा। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं की गई, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि उनको मुफ्त वैक्सीनेशन मिलेगा। ये एक बड़ी खबर अब तक निकल कर आ रही है इस पूरे ड्राइव में। लेकिन ये एक अभी कहना जल्दीबाजी होगा कि शुरुआती जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी ये मिल रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें ऐसी जानकारी मिल रही है कि शुरू में 3 करोड़ वैक्सीन लगने वाली हैं, वो फिलहाल, और आगे फैसला बाद में लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो फ्री हो सरकार की तरफ से। लेकिन कोरोना को लेकर ब्रिटेन के बाद एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि ब्रिटेन के बाद जापान से भी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अब जापान में मिला है कोरोना का नया वेरिएंट। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है नए वेरिएंट की पुष्टि। ब्राजील से जापान लौटे 4 लोग संक्रमित हुए थे, और नए वेरिएंट की बात अब जापान में भी की जा रही है इंग्लैंड के बाद। तो इंग्लैंड में तो नया वेरिएंट था ही, जो म्यूटेशन होने के बाद बना है, और अब ये जापान से भी जानकारी मिल रही है, वहां पर भी 4 ऐसे मरीज हैं जो ब्राजील से वापस आए, और उनमें जो स्ट्रेन पाया गया है वो अलग तरह का कोरोना का नया वेरिएंट है। क्यों इसको लेकर हम बार बार बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दरअसल कोरोना की अभी स्थिति क्या है। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस लगातार दरअसल अपने नए नए रूप धारण कर आक्रामक होता जा रहा है। अब अलग अलग स्ट्रेन उसके पाए जा रहे हैं अलग अलग देशों में, क्योंकि उसकी जीनोम मैपिंग की जा रही है। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका के बाद अब जापान में भी एक नया म्यूटेंट स्ट्रेन मिला है, जो कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि ब्राजील से वहां पर जो आए थे लोग, उनमें पाया गया है। कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन ब्रिटेन में मिले स्ट्रेन की तरह ही खतरनाक है, ऐसा कह रहे हैं विशेषज्ञ। यानी ब्रिटेन का स्ट्रेन, जिसको लेकर दुनिया में चिंता जाहिर की जा रही थी, बहुत तेजी से फैलता है। जितनी तेजी से कोरोना फैलता है उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसी तरह का स्ट्रेन है ये भी। ब्राजील से जापान लौटे 4 लोगों में जो नया स्ट्रेन मिला है, वैसा अब तक नहीं देखा गया है, ऐसा कह रहे हैं वो विशेषज्ञ जिन्होंने इस स्ट्रेन को देखा है। संक्रमित यात्री 2 जनवरी को ब्राजील से जापान के हनेदा एयरपोर्ट पर उतरे थे। 2 जनवरी को आए थे। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO को कोरोना के इस नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी दे दी है। डॉक्टर सुरेश कुमार, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हम लगातार बात करें, ये हर जगह पर अलग अलग स्ट्रेन मिल रहे हैं, तो ये कैसे पता लगेगा कि ये नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है, क्योंकि हर जगह क्या उतनी जीनोम मैपिंग हो पा रही है? जी हाँ, कुछ स्थानों पर रिसर्च पर्पज से जेनोमिक टेस्टिंग हो रही है। सबका संभव नहीं है, सभी का जेनेटिक टेस्टिंग, पर जब हमें लगता है कि इसके लक्षण अलग हैं या बड़ी तेज़ी से संक्रमण हो रहा है, जैसे हमने यूके स्ट्रेन में देखा। यूके स्ट्रेन के अभी हमारे लोकनायक में 51 पेशेंट्स एयरपोर्ट से और उनके परिवार के सदस्य भर्ती हो चुके हैं, पर हमने देखा कि यूके स्ट्रेन में खाली जो ट्रांसमिशन का दर है वो 70% ज़्यादा है,
पर इसका जो क्लिनिकल इफेक्ट है या उसकी मोर्टेलिटी है या उसका कॉम्प्लिकेशन का दर है वो कम है। यानी कि ये फैलता तेज़ी से है पर इससे मृत्यु दर में कोई भी अंतर नहीं है या बल्कि माइल्ड ही है। हमारे पास जो भी 51 मरीज हैं उसमें 50 पेशेंट ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, एसिम्प्टोमेटिक है। सिर्फ एक पेशेंट में हमें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ी। पर इसके दूसरे वो हैं कि जैसे आपने बताया कि अभी जापान में एक नया स्ट्रेन मिला है और अफ्रीका का स्ट्रेन है, ये हो सकता है कि इनका जो क्लिनिकल प्रोफाइल है या क्लिनिकल स्पेक्ट्रम है वो भिन्न हो, अलग हो, पर हमें ज़्यादा इसमें रिसर्च और ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता है। डॉक्टर सुरेश, क्या एलएचजेपी में भी सेंटर बनाया गया है वैक्सीनेशन के लिए 16 जनवरी से जो शुरू होगा? जी हाँ, हम बहुत उत्साहित हैं। वी आर ऑल एक्साइटेड कि 16 जनवरी को हमारे यहाँ पे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टरों को ये मौका मिलेगा वैक्सीन लेने के लिए और सारी तैयारी हमने पूरी की हुई है। ड्राई रन हमारे हो चुके हैं और हमने सारी जो व्यवस्था हैं वो सब हमने क्योंकि डॉक्टर सुरेश, जब वैक्सीनेशन ड्राइव की इससे छुटकारा सर जब वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में, तब मैं लगातार वहां पर बहुत से डॉक्टर्स थे जिनके संपर्क में थी, जो एनएचएस से सीधे ताल्लुक रखते थे, और उनका ये कहना था कि उनको कहा गया है और वो खुद भी जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स को जितना भी सराहा जाए उतना कम है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा आगे बढ़कर आप सभी लोगों ने बहुत काम किया है। तो अब वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए आप पर एक और जिम्मेदारी आ जाएगी, अब आपको और दुगना इसके लिए भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। उस सब के लिए पूरी तरह से सब तैयार है? जी हाँ, हम 12 घंटे से 15 घंटा काम कर रहे हैं। हमारी सारी टीमें बहुत ही दिन रात मेहनत करती हैं और हमने देखा है कि हमने 10,000 से ज़्यादा पेशेंट ठीक करके लोकनायक से भेजे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जो ये बहुत बड़ा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव है, इसमें भी हमारा जो लोकनायक है वो देश में अग्रणी अस्पताल बन के उभरेगा और सभी लोग अपनी जो जिम्मेवारी हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया है और सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं जी। और सब लोगों को सबसे बड़ी खुशी है कि ये जो वैक्सीन है ये भारत में ही बनी है, भारतीय वैज्ञानिक और डॉक्टरों के द्वारा बनाई गई है, तो ये भी एक बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। जी हाँ, और ऐसे 9 देश हैं अभी जो चाहते हैं कि भारत की वैक्सीन उनके देश में भी जाए और वो भी अपने देशवासियों को भारत में बनी वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर रजनीश कपूर, लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन की बड़ी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग देशों से अलग अलग तरह के स्ट्रेन सामने आने की बात भी हो रही है, तो इसको लेकर कैसे निपटा जाएगा आगे आने वाले कोर्स में, और क्या क्या वैक्सीनेशन के साथ साथ किया जाना जरूरी है? देखिए, स्ट्रेन्स तो म्यूटेंट स्ट्रेन्स आना कोई बहुत इनफ्रीक्वेंट नहीं है। जब भी ऐसे पेंडेमिक्स होते हैं, जब भी कोई बहुत वाइड स्केल पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो वायरसेस में म्यूटेशंस होने का संभावना बहुत हाई होता है और वो होता ही है। हमें उसके बारे में चिंता ना करके हमें इसी बात पे फोकस करना है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जितना हम मेटिकुलसली और जुडिशियसली जितना जल्दी कर पाएं उतना अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक का डेटा यही बताता है ये वैक्सीनेशन ड्राइव सभी म्यूटेंट स्ट्रेन्स को भी कवर कर लेगा। फ्यू थिंग्स मोर, जो आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा भी हमारी तैयारी क्या होना चाहिए, तो आई थिंक बाय नाउ द गवर्नमेंट एंड अदर सोर्सेज शुड बी रेडी बाय अ स्ट्रिक्ट एडवाइजरी। तो एक एडवाइजरी लागू होना चाहिए जिसमें सारे पॉइंट्स हों, दैट कैसे कैसे वैक्सीन होगा, क्या वो एम्प्टी स्टमक होगा, कितना देर वो खाली पेट आए जिसको वैक्सीनेशन करवाना है, 3-4 घंटा खाली पेट हो, एकदम पोस्ट मील नहीं होना चाहिए, उस इंसान को कुछ पहले फीवर का हिस्ट्री ना चल रहा हो, एक्टिव फीवर नहीं होना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज में नहीं होगा। ये एक सेट एडवाइजरी के 8-10 पॉइंट्स अभी सब जगह पे आ जाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन इज ऑल सेट फ्रॉम 16th of January. So anybody who wants to go for vaccination, they should know whether they are fit enough to have vaccination, और उनको वहाँ कितना देर रुकना है, 30 मिनट्स पोस्ट वैक्सीन वहाँ रुकना चाहिए, हाइड्रेशन लेना है, पानी उसके बाद पीना है, और कुछ उनको चक्कर आने का जैसा लगे तो वो इन्फॉर्म करना है। ये सब चीजें बहुत क्लैरिटी से अब सामने आने का टाइम है, एंड आई थिंक ऑल थिंग्स आर बीइंग वर्कड अपॉन लाइक दिस, दैट वी आर ऑल सेट टू रिलीज आवर एडवाइजरी इन नेक्स्ट फ्यू डेज and all set to start the vaccination regime by 16th of January.
बिल्कुल। which is a biggest हम भी of पूरी तरह से vaccination तैयार है। drive जैसे ही around the world. जैसे ही एडवाइजरी सामने आएगी हम भी हर समय ये बताने की कोशिश करेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे, एक टीवी चैनल के तौर पे, जिम्मेदारी के तौर पर, कि उनको पता हो कि उनको क्या कुछ देखना है, क्या ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, आपको किन किन मापदंडों का पालन करना है, आपको जो डॉक्टर रजनीश बता रहे थे उनको किस तरह से पालन करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन ये एडवाइजरी, अमोद, इस एडवाइजरी के बारे में, जिसके बारे में डॉक्टर रजनीश बात कर रहे हैं, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं अब जो आज बैठक हो रही है प्रधानमंत्री की, इसके बाद कुछ समय में वो भी सामने आ जाएगी? बल्कि अमोद, इसके बारे में आप प्रतिक्रिया दें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर उसके साथ ही आप जानकारी दीजिएगा। कोरोना के मोर्चे पर भारत में बड़ी राहत की खबर है। लगातार घट रहे हैं कोरोना से मौत के आंकड़े, ये बड़ी खबर है। 10 राज्यों में पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई है। 24 घंटे में पूरे देश में 150 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, तो ये अच्छी खबर है। 24 घंटे में सामने आए संक्रमण के सिर्फ 16,086 नए केस। तो लगातार दर घट रही है। वैक्सीनेशन के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। उम्मीद कर सकते हैं कि वो समय अब सामने आएगा जल्द से जल्द, जब कोरोना के इस एक काले अध्याय से हम आगे निकल जाएंगे। मेक इन इंडिया वैक्सीन की दुनिया भर में लेकिन डिमांड भी बढ़ती जा रही है। उससे जुड़ी हुई भी एक बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। भारत में बनी वैक्सीन को लेकर भी बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। मेक इन इंडिया, भारत में बनी है वैक्सीन और उसकी दुनिया भर में डिमांड बढ़ रही है। बांग्लादेश, म्यांमार समेत 9 देशों ने भारत से ये वैक्सीन मांगी है। बांग्लादेश ने कोविशील्ड की 30 मिलियन डोज के लिए करार किया है। कोवैक्सिन के लिए भारत बायोटेक से समझौते पर चल रही है चर्चा, और भारतीय वैक्सीन की बढ़ती डिमांड से चीन बहुत परेशान है। देखिए, हम आपको आइए बताते हैं कि किस तरह से भारत की जो वैक्सीन है, भारत में 2 वैक्सीन है जो मैन्युफैक्चर हुई हैं। एक पूरी तरह से भारत में ही बनी है, स्वदेशी वैक्सीन है। दूसरी भारत में बनी है, मैन्युफैक्चर हुई है, लेकिन ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। लेकिन इनकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। भारतीय वैक्सीन की दुनिया में किस तरह की डिमांड है, आइए आपको बताते हैं। भारत की 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सिन पर दुनिया को भरोसा है, दोनों ही वैक्सीन पर। इसके अलावा भारत से 9 देशों ने ये मांग की है कि उनको भी ये जो भारत में बनी वैक्सीन है वो दी जाए। वो चाहते हैं कि वो अपने देश के लोगों को ये वैक्सीन दें। बांग्लादेश ने सीरम इंस्टीट्यूट से 30 मिलियन डोज का करार किया है। नेपाल ने भारत से 12 मिलियन कोरोना वैक्सीन के डोज की मांग की है। भूटान ने SII की कोविशील्ड के 1 मिलियन डोज की मांग की है। तो भारत की दोनों ही वैक्सीन की डिमांड पूरी दुनिया में इस समय है। म्यांमार ने भी सीरम इंस्टीट्यूट के साथ खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका ने भी वैक्सीन मांगी है। तो तमाम ऐसे देश हैं जिनको भरोसा है भारत में जो ट्रायल्स किए गए हैं, भारत में जो जानकारी साझा की गई है वैक्सीन को लेकर। और इस वजह से देखिए, बहुत ज़रूरी है किसी भी वैक्सीन पर किसी भी देश को या सबको भरोसा होने के लिए कि जो जानकारियां हैं उन्हें साइंटिफिक मापदंड के हिसाब से दुनिया के सामने रखा जाए और साझा किए जाएं वो तमाम जानकारियां जो ट्रायल्स के दौरान सामने आई हो। दरअसल क्या है, भारतीय वैक्सीन की दुनिया दीवानी हो गई है और चीन इससे क्यों परेशान है आपको बताते हैं। भारत की वैक्सीन की दुनिया में भारी डिमांड है और इससे चीन इसलिए परेशान हो रहा है क्योंकि चीन पहले ही दावा कर चुका है कि उसके पास वैक्सीन है और उसको लेकर वो ट्रायल करता रहा है। परेशान चीन ने कहा है कि भारत अपनी वैक्सीन के एक्सपोर्ट को लेकर चीन से प्रतिद्वंद्विता न करे। इसको लेकर चीन की तरफ से बयान जारी किया गया। वैक्सीन के मोर्चे पर पिछड़ा है चीन। भारत की वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल पर अब सवाल उठा रहा है। तीसरे फेज के ट्रायल चल रहे हैं और उस पर चीन के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। चीन का दावा यह है कि भारत कोविशील्ड के एक्सपोर्ट की स्थिति में नहीं है, जबकि इस वैक्सीन की 5 करोड़ डोज पहले ही तैयार हैं। लेकिन चीन ये दावा कर रहा है कि भारत एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। चीन इस बात से परेशान है कि भारत पड़ोसी देशों को वैक्सीन देकर उनसे रिश्ते सुधार रहा है। यानी अब वैक्सीन डिप्लोमेसी भी दुनिया में हो रही है और इसमें चीन पिछड़ता दिखाई दे रहा है, भारत उसमें आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए चीन परेशान है। हम उम्मीद करते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो सुचारू रूप से आगे बढ़े। 16 जनवरी के बाद इस बड़े मिशन, बड़े अनुष्ठान में भारत सफल हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।